चलिए देखिए, ये यूजीसी नेट का है। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड सोशल वर्क का। और आप सभी लोगों ने देखा भी है, लास्ट टाइम में हमने कुछ पॉइंट पर चर्चा भी किया था कल की क्लासेस में। ठीक है भाई, क्या है समाज शास्त्र को लेकर, उसकी अवधारणाओं पे भी चर्चा किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थी, संस्थाएं क्या थी, संरचना किसने दिया है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने कल बात कर चुका था। और आज उसी क्रम में एक पॉइंट और पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बनकर आता है सामाजिकरण को लेकर भी। ठीक है, हम इस पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं वर्बली कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को ध्यान रखनी होगी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सिंपल शब्द में अगर कहा जाए सामाजिकरण को, तो सभी लोग जानते हो कि जो मानव शिशु है जब जन्म लेता है, और अगर बात किया जाए वह लोगों के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है और उसके प्रति क्या अचेतन रहा है, बच्चा कैसे सीख रहा है, उसके रीति रिवाज क्या है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को, या जो सभी चीज़ें हैं सीखने की क्षमता से जो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, वो एक प्रकार से सामाजिकरण कहलाती है। तो सिंपल शब्द में आप ये समझ लीजिए कि सामाजिक संपर्क के द्वारा समाज की संस्कृति, मूल्य, प्रतिमान, विश्वास, प्रथा आदि गुणों को जो सीखता है वही आपकी सामाजिकरण कहलाती है। बस यही आपको ध्यान रखना, ये आपकी सामाजिकरण हो जाएगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए सामाजिकरण के अंतर्गत कुछ विशेषताएं हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सामाजिकरण की विशेषताएं हैं, उद्देश्य है, प्रक्रियाएं हैं। और हैरी और जॉनसन, जॉनसन का नाम आप लोगों ने देखा भी है एग्जाम में। ठीक है, इनके कुछ 4 स्तर हैं, इनके बारे में बात करें। स्तर का मतलब यहाँ पर मैं बात करूँ तो अवस्था है। ठीक है, अवस्था भी एग्जाम में प्रश्न बनी है, तो इनके 4 अवस्थाएं हैं दोनों लोगों को, इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो परिभाषा के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ग्रीन महोदय कहते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक और विशेषताओं और आत्मबन या आत्मपन या व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, तो उसे हम कहते हैं सामाजिकरण। तो सामाजिकरण अगर आपसे कहा जाए तो जैसे मैंने बताया है कि भाई रीति रिवाज, परंपराएं, सामाजिक जो भी चीज़ें हैं वो तो है ही है ऑलरेडी। अगर हम बात करें ग्रीन के अकॉर्डिंग, तो ग्रीन महोदय कहते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, सांस्कृतिक तरीके से सांस्कृतिक विशेषताएं जो होती है वो, और आत्मपन और उसके व्यक्तित्व जो प्राप्त कर लेता है, उसे हम कहते हैं एक प्रकार से सामाजिकरण। तो ध्यान रखना, जब कभी आपको ऑप्शन में मिले आत्मपन, तो आप समझ जाना कि ये सामाजिकरण को, तो ये ऑप्शन में मिल सकता है आत्मपन। यह एक ऐसा शब्द है जो बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है। तो आत्मपन सीधा सीधा रिलेट करता है सामाजिकरण को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ये परिभाषा के माध्यम से आप इसको जान सकते हैं। जॉनसन के अकॉर्डिंग आप परिभाषा यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने कहा सामाजिकरण एक सीख है जो सीखने वाले सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने का योग्य बनाती है, वही सामाजिकरण होता है। ठीक है, ये आपका सामाजिकरण की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, और विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बात किया है। अगर मैंने आपसे बात करूं एस सी दुबे के बारे में, तो एस सी दुबे का नाम आप ध्यान रखिएगा, स्व संस्कृति ग्रहण दिया है। ठीक है, स्व संस्कृति ग्रहण दिया है। शेरोकिन वगैरह का जब नाम आता है तो संस्कृतिकरण से आता है केवल केवल, लेकिन अगर यहाँ पर एस सी दुबे का नाम आएगा तो आप तुरंत लगा देना कि स्व संस्कृति ग्रहण के बारे में बात किया है। बस इसका ये शब्द याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप सबसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सीधा इंपॉर्टेंट चीज़ों पर जिक्र करेंगे। बाकी पीडीएफ आप लोगों के लिए तो है ना। विशेषताओं के बारे में जिक्र कर लेते हैं हम लोग। क्या है विशेषताएं सामाजिकरण की? तो सामाजिकरण की विशेषता है कि वह सीखने की प्रक्रिया होती है एक, और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आपको पता भी होना चाहिए, आप जानते भी हैं। और सामाजिकरण की प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो यह अपने संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया भी होती है। आत्मसात आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। और एक होता है समायोजन। ठीक है, एक इसको हम समावेशन के रूप में जान लेते हैं। ठीक है, और एक होता है समायोजन। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, एक प्रकार का डायनेमिक। मैंने आप लोगों से कई बार भी बोला है कि डायनेमिक प्रतिक्रिया किसने बात किया है, जेसल गोनफ्का के बारे में बात किया है आप लोगों से, है ना। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हाँ, गेशल गोनफ्का नहीं बोला है, किसने बोला भाई? सोशल वर्क एक गत्यात्मक क्रिया है, बताइए किसने बोला है? एफ टोनी ने सर। एफ टोनीज? नो, गलत। और कोई बताइए जरा, समाज कार्य गत्यात्मक क्रिया है भाई, किसने बोला है? कुछ और देखे सर। समाज कार्य गत्यात्मक प्रक्रिया है भाई, किसने बोला है? बीजी खेर, बीजी खेर, बीजी खेर, हाँ, बीजी खेर। बीजी खेर। हाँ, कोनफ्का की बात होती है तो नैतिक मांगों की बात याद रखना, नैतिक मांगों की बात रखना। ठीक है, नैतिक मांग समय एवं स्थान के सापेक्ष होता है, ये भी आपका सामाजिकरण के अंतर्गत आएगा। तो समय और स्थान के सापेक्ष है क्या?
सामाजिकरण, याद रखना। समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया भी है सामाजिकरण, ठीक है, प्रकारात्मक सदस्य। उद्देश्य की बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को जो है, समाजीकरण का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाए, प्रत्येक व्यक्ति में प्रेरणा उत्पन्न किया जाए, सामाजिक भूमिका से अवगत कराया जाए, व्यवहारों में अनुरूपता लाया जाए। तो प्रतिकूलता नहीं, अनुरूपता की बात करता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार के 4 पॉइंट जो दिया है मैंने, आपकी विशेषता के बारे में बात किया है समाजीकरण के लेकर। प्रक्रिया देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया कौन कौन सी स्टेजेस से होकर गुजरती है, ये पूछा जा सकता है स्तर को लेकर। तो अभी मैं जॉनसन के बारे में बात करूँगा। तो ये नाम याद रखना, एक है आपकी मौखिक अवस्था, याद रखना आप सभी लोग। ये प्रथम अवस्था है समाजीकरण की प्रक्रिया की ये अवस्था है, प्रक्रिया है। और प्रक्रिया जो है अवस्था के आधार पर डिफाइन किया गया है। क्या किया गया? डिफाइन किया गया है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना आप लोग, ये प्रथम स्तर हो जाएगा। और इस स्तर में बच्चा अपने माँ के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता है, तो यह मौखिक अवस्था होता है। बच्चा मौखिक अवस्था में क्या करता है भाई? समाजीकरण में बच्चा जो है अपनी माँ के अलावा किसी को नहीं जानता। और इसकी जो आयु होगी 1 से लेकर 1.5 वर्ष की आयु होती है, ठीक है। बच्चे को अगर अपने मतलब मान लीजिए उसको भूख लगी है, तो क्या करता है भाई? रो कर क्या करता है? अपनी जो है व्यक्त करता है, अपनी भावनाओं को वो व्यक्त करता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो बच्चा अपने भोजन के प्रति, ठीक है भाई, बच्चा अपने भोजन के प्रति अपेक्षाएं रखने लगता है और अपने भूख और कष्ट आदि को रोकर माँ के सामने व्यक्त करता है। ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक हाल ही की न्यूज़ बताता हूँ। हमारे एक मित्र थे जिन्होंने, और यहाँ पर हम बात करेंगे शैशवावस्था के बारे में। तो पहली अवस्था तो आपको पता होगी मौखिक अवस्था थी, दूसरी अवस्था शैशवावस्था। ये 1.5 वर्ष से लेकर 2 वर्ष, मतलब 1.5 या तो 2 वर्ष से ये प्रारंभ होगी और ये 3 या तो 4 वर्ष तक चलेगी, ठीक है। और इस अवस्था में बच्चे में यह आशा की जाती है कि वह स्वयं थोड़ा संभाल सके, यानी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो सके। ऐसी प्रक्रिया जो है देखने को मिलती है। तो इसमें बच्चे जो है टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह होती है इसी स्टेजेस में दी जाती है, ठीक है। और बच्चा यहाँ पे शौच करना, साफ सफाई रखना, गंदे कपड़े ना पहनना, इस तरीके की क्रियाविधि जो है वो सीख जाता है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। आयु कितनी है इसकी? तो ध्यान रखना आप लोग, 1.5 से लेकर कितनी वर्ष है? 3 वर्ष या 4 वर्ष आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? बताइए एक बार जरा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये तदात्मीय अवस्था, तदात्मीकरण की अवस्था। तदात्मीकरण की अवस्था की अगर हम बात करें, देखिए किसी को ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। कोई शायद ज्वाइन नहीं हो रहा है ना? दीक्षा पटेल, चलो भाई। समय से आया करें, 7-8 मिनट देरी, इतना देरी तक कौन रुकेगा? आप लोग बताइए जरा, कोई भी इतना देर तक रुकेगा? तो यहाँ पर देखिए तदात्मीकरण की जो अवस्था होती है इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो है 4 वर्ष से स्टार्ट होती है आपकी, और ये चलती है 12 से 13 वर्ष तक, ठीक है भाई। ये मैं आप लोगों को विकास की अवस्थाओं के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ भाई समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में। और समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक अवस्था के रूप में चल रही है। किसके रूप में चल रही है? एक अवस्था के रूप में चल रही है, ठीक है। तो ये समाजशास्त्रीय संकल्पना में दिया गया है प्रक्रिया को लेकर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये सभी की सभी बातें, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। और ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोग मैं कहीं करवा रहा हूँ उसकी विकास की अवस्थाएं, तो इस विकास की अवस्थाओं में अलग अलग एज आएगी, उसमें अलग अलग प्रक्रियाएं भी होंगी, शामिल होंगी। तो ये कुछ ऐसा मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं समाजीकरण के अंतर्गत बात कर रहा हूँ आप सभी लोगों से, ठीक है। तो एक मैंने बता दिया मौखिक अवस्था, दूसरा मैंने आपको बता दिया जो है शैशवावस्था, तीसरा मैंने आपको बता रहा हूँ तदात्मीकरण की अवस्था। इसमें जो है आयु 4 से लेकर 12 से 13 वर्ष तक चलती है, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर मैं आपसे बात करूँ इसमें, तो पारिवारिक नियम के अनुसार बच्चे क्या करने लगते हैं? व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, आगे बात करते हैं, तो देखिए जरा, कह रहा है कि इस अवस्था में बालक, पुत्र पुत्री, भाई बहन और मित्र, सहपाठी इत्यादि जो चीज़ें होती हैं ये बनना शुरू हो जाता है। भूमिकाएं जो है इसका यहाँ पर लागू हो जाती है। तो दूसरे में अगर मैं बात करूँ तो अंतः क्रिया के साथ साथ बच्चे सहयोग, लगाव, प्रेम, विरोध इत्यादि चीज़ों की भावनाएं जो होती है वो विकसित हो जाती है। तो ये आपकी तदात्मी अवस्था आ जाती है। मैंने इस समाजीकरण की प्रक्रिया में याद रखना, ये क्रम भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखना। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है शैशवा, तीसरा होता है तदात्मीकरण, ठीक है। चौथा होगा आपका किशोरावस्था। और इस चौथे किशोरावस्था में आप लोग ध्यान रखना, ये इसकी जो आयु चलती है वो चलती है 13 या तो 14 वर्ष, ठीक है।
ये प्रारंभ होती है यहाँ से, और ये प्रारंभ होती है तो यौना आरंभ तक, ठीक है भाई। तो यहाँ से शुरू होती है। तो इस अवस्था में बच्चे का जो होता है शारीरिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं हम लोग, और परिवार के अतिरिक्त पड़ोस, स्कूल, खेल कूद, साथी, सहपाठी, नए नए लोग इत्यादि मित्र बनना शुरू हो जाते हैं इसमें, ठीक है। आत्मनियंत्रण की भी क्षमता इसमें पाई जाती है, स्वतंत्र बच्चे हो जाते हैं इसमें, है ना, मित्र भी बनाने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है किसमें, किशोरा अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 4 अवस्था के बारे में बता दिया, मौखिक अवस्था बता दिया, और उसके बाद शैशवावस्था, फिर तदात्मीकरण अवस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था। अब मैं बात करूंगा वयस्क अवस्था के बारे में, ठीक है। ये वयस्क अवस्था जो होती है, ठीक है, एडल्टहुड की अवस्था होती है, ठीक है, एडल्टहुड की अवस्था होती है। तो इसे ध्यान रखिए, इस अवस्था में जैसे अगर आपने वहाँ पर देखा कि 12 से लेकर या 13 से 14 से लेकर देखा आपने, कहाँ तक के देखा था, 18 तक, तो आप इसे 18 कह सकते हैं या 19। तो यह जो वयस्क अवस्था होगी ये 19 के प्लस होती है, ठीक है, 19 से प्लस होती है। तो ये किसी किसी में आपको 25 मिलेगा, तो किसी किसी बुक में आपको 30 एज भी मिलेगा, ठीक है, इस अवस्था में। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण जो है तेजी से बदलने लगता है। विवाह के कारण व्यक्ति की परिस्थिति, परिस्थिति का मतलब होता है स्टेटस, बदलने लगता है। सामाजिक दायित्व भी बढ़ जाते हैं यहाँ पर इस अवस्था में, तो ठीक है। पिता, पुत्र, पति, मित्र, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादि रूप में इसकी भूमिकाएं जो होती है यहाँ पर निर्वहन होने शुरू हो जाती है। ये वयस्क अवस्था होती है, ठीक है। ये 5वीं अवस्था है। इसमें कुल टोटल 6 अवस्थाएं बताई गई थी, ठीक है भाई। चलिए एक और अवस्था की बात कर लेते हैं, वृद्धावस्था के बारे में। वो ज्वाइन करने के लिए बोला है। ओके, ठीक है, ठीक है भाई, चलो ज्वाइन कर दिया। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो वृद्धावस्था की हम बात करते हैं, तो वृद्धावस्था जो है ये लास्ट तक चलती है, और ये आप कह सकते हैं मृत्यु पर्यंत तक चलेगी, ठीक है भाई। तो इस अवस्था में अगर मैं आपसे बात करूँ तो शारीरिक होता है, सामाजिक होता है, सामाजिक होता है, अनेक परिवर्तन आ जाते हैं वृद्धावस्था में, ठीक है। और परिवार में नाना नानी, दादा दादी इत्यादि की प्रक्रिया जो होती है स्टेटस बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है सामाजिकरण। तो सामाजिकरण में ध्यान रखना है आप सभी लोगों को कि अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, प्रक्रियाएं कौन कौन से रूप में आती है, प्रोसेस ऑफ स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। तो आप कहेंगे मौखिक अवस्था होगी, शैशवावस्था होगी, तदात्मीकरण की अवस्था होगी, किशोरावस्था की अवस्था होगी, फिर वयस्क की होगी, उसके बाद वृद्धावस्था होगी। ये आपका होगा प्रक्रिया सामाजिकरण की, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से सुमृत करने से लेकर। एक नाम और आता है हैरी एंड एम जॉनसन का नाम आता है। ये भी, इन्होंने भी अपना कुछ प्रक्रिया बताया, कुछ स्तर बताया, और इन्होंने कुल टोटल बताए थे 4 अवस्थाओं के बारे में। एक इनकी अवस्था है मौखिक अवस्था, याद रखना आप लोग, मौखिक अवस्था में इन्होंने जिक्र किया है। और अगर नाम से पूछेगा तो आप इनका नाम बताना, जॉनसन का नाम मौखिक अवस्था होगा, शैशवावस्था होगा, और उसके बाद एडिपस होगा। एडिपस और इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है ये सिगमंड फ्रायड की जो तीसरी अवस्था है वहाँ से ली गई है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये किशोरावस्था, ठीक है। कहीं आप ऐसा ना कह दें कि एडिपस ग्रंथि के बारे में जो है हैरी एम जॉनसन ने क्या है, ऐसा कुछ नहीं इसने कहा है, इसने अवस्था के रूप में दे दिया उसी को, ठीक है। ये नाम इसने नाम दे दिया है, परंतु दिया तो उसी ने, सिगमंड फ्रायड ने ही उसकी अवधारणा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे सामाजिकरण के सिद्धांतों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी करिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था 2019 में, तो हो सकता है आप लोगों से दोबारा से 2021 में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि 20 में नहीं पूछा गया था, 21 में आया था यहाँ से प्रश्न। आगे अगर हम बात करते हैं तो सामाजिकरण के जो सिद्धांत होंगे, इस सिद्धांत में कुछ विद्वान हैं, जैसे कोले का एक सामाजिकरण का सिद्धांत का नाम आता है, और मेड का सामाजिकरण का सिद्धांत आता है, सिगमंड फ्रायड का सामाजिकरण का सिद्धांत आता है, और दुर्खिम का सामाजिकरण का सिद्धांत आता है। ये 4 लोगों को सामाजिकरण का सिद्धांत आता है। आप इन चारों लोगों का नाम ध्यान रखेंगे। बेसिकली ये ऊपर के जो 3 दिए गए हैं और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऊपर के जो 3 है। चलिए आगे हम बात करते हैं अब यहाँ पे सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करेंगे कूले के बारे में। कूले महोदय ने सामाजिकरण का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने ये जो सिद्धांत सामाजिकरण का सिद्धांत दिया है ये ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर की एक किताब थी, उस किताब में दिया है। क्या नाम था? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ये किसकी किताब थी? कूले की थी। CH कूले, चार्ल्स H कूले इनको भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्होंने प्राथमिक समूह के बारे में दिया है 1909 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने सामाजिकरण का सिद्धांत दिया, तो उस समय कूले महोदय ने समाज के संपर्क में आने, हाँ जी क्या कह रहे हैं आप?
क्या कह रहे हैं आप, कुछ बोल रहे अरे हैं? सर कोई दीपक दीपक है, ज्वाइन कर। अच्छा 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 अच्छा। ओके दीपक जी, ओके दीपक जी भाई समय से आया करे दीपक जी, है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो कूले महोदय की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर के बारे में सामाजिकरण को प्रस्तुत किया इन्होंने। और कूले के अनुसार जो था, व्यक्ति और समाज को पृथक करके वैज्ञानिक विवेचना नहीं की जा सकती है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया और अपने सिद्धांत का नाम रखा आत्मदर्पण का सिद्धांत। इनका जो सिद्धांत था आत्म विकास को लेकर था, तो इन्होंने आत्मदर्पण का कूले महोदय ने सिद्धांत दिया। यही प्रश्न पूछा गया था, ये 2-3 बार प्रश्न आया था। एक बार ऐसे ही लिख दिया था, इंग्लिश में ही लिख दिया था, लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ, इंग्लिश में लिख दिया था, ऐसे ही पूछ लिया था ये सिद्धांत किसने दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और हिंदी में पूछ ले तो आत्मदर्पण। और 2019 में जो पूछा गया था उसको पूछा गया था स्वयं का दर्पण पूछा गया था। तो आत्मा का मतलब होता है स्वयं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना शब्दों में भी, ठीक है। तो ये स्वयं का भी सिद्धांत उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो ये सिद्धांत आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत। अभी मैंने आप लोगों से साथ चर्चा भी किया था, इसके क्वेश्चन के बारे में बताया भी था आप लोगों से, है ना। और देखो इसने कहा है कि स्वयं एवं समाज जो है जुड़वा है। तो अगर ऐसे भी प्रश्न आ जाए सेल्फ एंड सोसाइटी और ट्विंस बॉन्ड, तो भी आपका कूले का ही जवाब आएगा। ऐसे भी लिख देगा, आपको केवल यही शब्द लिख देगा कूले का, कि स्वयं एवं समाज का जुड़वा है। तो इस तरीके से आप तुरंत लगा देंगे कूले का नाम, ठीक है। ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सिद्धांत में 3 चरण की बात किया गया। यहाँ पर कहा गया कि दूसरे लोग जो है मेरे बारे में क्या सोचते हैं, परंतु ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन आप जाने रहिए कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये दर्पण के सिद्धांत में 3 नियम बताए थे। एक बताया था कि दूसरे लोग जो मेरे बारे में सोचते हैं उस संबंध में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, ठीक है। इस तरीके कोटेशंस होता है, ठीक है। तो जैसे कहीं अब अगर आपको मिले कि भाई आई एम ओके, आई एम यू आर ओके, ठीक है, आई एम थिंक यू आर थिंक, इस तरीके का शब्द मिले तो आप ऐसा मत कहना कि भाई ये CH कूले का नाम है। वहाँ पे अलग अलग थ्योरीज बनेंगी, ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखना आप सबको। आगे हम बात करते हैं, तो मैं अपने बारे में किस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, जैसे कि मैं गर्व करता हूं या गलानी है, यही स्वयं है। तो इन 3 नियमों के बारे में ये जो है CH कूले का नाम आता है, चार्ल्स H कूले का नाम आता है। ध्यान रखना, इसकी किताब का नाम है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर किताब का नाम है। और लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ इसके सिद्धांत का नाम है। आत्मदर्पण का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। स्वयं समाज, स्वयं और समाज का एक जुड़वा है, ऐसा भी अगर आता है तो जुड़वा करके स्वयं और समाज जुड़वा है, दोनों जुड़वा हैं, तो आप कह देंगे ये बात कि कूले ने कहा है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे देखिए एक नाम आ रहा है कि यहाँ पे रॉबर्ट बेरिस्टिक का नाम है। रॉबर्ट बेरिस्टिक ने कूले के जो सिद्धांत दिए थे, जिसमें कूले ने कहा था कि दूसरे जो लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं और दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनके संबंध में मैं जो अपने बारे में क्या सोचता हूँ। इस तरीके का जो कोटेशंस कूले ने आत्मदर्पण के सिद्धांत में 3 चरण बताए थे, उन्हीं 3 चरणों को एक सारांश के रूप में रॉबर्ट बेरिस्टिक ने इस तरीके से प्रतिपादित किया है, इसने दिया है और कहा है कि देखिए, मैं वह नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ, मैं वह भी नहीं हूँ जो आप मेरे बारे में सोचते हैं, मैं वह नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो आप मेरे तथा मैं अपने बारे में सोचता हूँ। तो ये बेसिकली जो आप नाम देख रहे हैं रॉबर्ट बेरिस्टिक का, ये कूले का जो सिद्धांत था, स्वयं दर्पण का सिद्धांत, आत्मदर्पण का सिद्धांत, उस सिद्धांत में जो 3 नियम थे उसका सारांश निकाला है, निष्कर्ष निकाला है ये, ठीक है। आप लोगों को ऐसे ही मिलेगा, या तो आपको हिंदी में भी ऐसे ही मिल जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा था कार्ल मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया था इंग्लिश में, हिंदी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, तो ऐसे भी लिख सकता है, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक, ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप तुरंत लगा देना किसका नाम लगाएंगे, यह एक प्रकार का रॉबर्ट बेरिस्टिक का नाम होगा, करेक्ट हो जाएगा, फिर आपका सही जवाब हो जाएगा वो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मिड का, जॉर्ज मिड, ये इनका पूरा नाम है जॉर्ज मिड। और जॉर्ज मिड महोदय ने समाजीकरण के सिद्धांत में ने भी इन्होंने बताया था, और इनका जो सिद्धांत था बहुत ही फेमस सिद्धांत रहा इनका भी। और इन्होंने माइंड सेल्फ एंड एक सोसाइटी करके किताब लिखी थी, उस किताब में अपने सिद्धांत के बारे में दिया था। देखिए GH मिड ने कहा है कि अपनी पुस्तक में माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनकी किताब थी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है। देखो अभी मैंने आप लोगों से बात किया हूँ ना, कूले की किताब का नाम तो याद होना चाहिए कि ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, आत्मदर्पण का सिद्धांत, ये याद होना चाहिए 2 बातें।
और अगर मैं आपसे बात करूँ रॉबर्ट बेस्टिक का, तो एम जो है आपको सोचना एम नॉट व्हाट आई थिंक, ये बातें सोचनी है थिंक को लेकर, ठीक है, ओके के लेकर नहीं, थिंक को लेकर सोचना है आपको यहाँ पर, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करूँ मिड की बात करूँ, तो मिड में आपको याद रखना है कि माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के बारे में, ठीक है, ये सामाजिकरण का सिद्धांत ही है, ठीक है। तो इसने भी आत्म के विकास के लिए इसने कहा है मैं और मुझे, तो कभी कभी ऑप्शन में मिलता है आई मी सेल्फ, ऐसे करके मिलेगा। तो ये जो सिद्धांत है ये किसका है, जॉर्ज मिड का सिद्धांत है, ठीक है भाई, आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं इस सिद्धांत में, तो इसने देखो कुछ बातें कही थी। बात कहने का मतलब ये रहा कि इसकी 3 अवस्थाएं थी। एक अवस्थाओं को उसने बोला कि नकल की अवस्था होती है, दूसरी अवस्था बोला नाटक की अवस्था होती है, तीसरी अवस्था बोला था इसने खेल की अवस्था होती है। तो जॉर्ज मिड की 3 अवस्था हैं, उन अवस्था का भी नाम रखिए याद। आप लोग पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से जॉर्ज मिड का कौन सा जो है अवस्था नहीं है, ठीक है। 3 अवस्था यहाँ से दे देगा, और एक अवस्थाओं के बारे में जो उनका नियम दिया गया है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं कूले महोदय का, वो यहाँ पर मेंशन कर देगा आपसे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इनकी 3 अवस्थाओं के बारे में, ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं, मुझे, स्वयं, तो ये 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी पूछा गया, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हो कि आई मी एंड सेल्फ के बारे में, ठीक है। तो जॉर्ज मिड के महोदय द्वारा दिया गया है। तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी की जो किताब थी उसमें ये सारी शब्द जो है लिखे हुए मिलेंगे आप लोगों को। तो कूले ने कहा कि आत्म दर्पण का सिद्धांत, ये आपको पता है भली भांति तरीके से, और मिड ने उसी आत्म के विकास के लिए मैं और मुझे जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। देखिए यहाँ पर मिड का समाजीकरण का सिद्धांत में मैं और मुझे एवं स्वयं की अवधारणा जो है पर बल दिया या उसका महत्व दिया, आप ये समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है भाई। तो मी का मतलब मुझे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे, मतलब मी यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है समाज से है, और मैं, ठीक है, समाज के प्रति उत्तर से है, मैं जो है प्रति उत्तर से है, ठीक है, याद रखना। स्वयं की अवधारणा विशेष महत्व से है, स्वयं का मतलब विशेष महत्व हो जाएगा, मी का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर जो होगा मैं से, सॉरी यहाँ पर मी का तात्पर्य समाज से है, किससे है, समाज से है, ठीक है। और जो आई है उसका जो मतलब होगा प्रति उत्तर, समाज के प्रति उत्तर से होगा। तो ये 3 अर्थ भी याद रखिएगा। हो सकता है कभी कभी पूछ ले आपसे कि जॉर्ज मिड का जो सिद्धांत दिया गया है आई मी एंड सेल्फ, तो उसमें सेल्फ की अवधारणा क्या, तो ऐसे लिख देगा। तो सेल्फ की अवधारणा क्या, तो आपको बताना पड़ेगा उसमें, है ना। तो स्वयं की अवधारणा है विशेष महत्व से, किससे है, विशेष महत्व से, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए तो इनकी जो 3 अवस्थाएं हैं, नकल करने की अवस्था है, नाटक की अवस्था है, ये आपको मिल जाएगी थोड़ा सा डीप में भी पढ़ने के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी तो मैंने करवा रखा हूँ आप लोगों को अलग से भी, लेकिन मैं यहाँ पर मुझे कवर करना है सारी चीज़ें ना, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी चलूँगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक देख लिया यहाँ पे कूले महोदय का नाम देख लिया आपने, जॉर्ज मिड का नाम देख लिया। कूले ने ह्यूमन नेचर एंड जो है सोशल ऑर्डर के बारे में, किताब के बारे में जिक्र किया था, उसमें आत्मदर्पण का, लुकिंग ग्लासेस सेल्फ की बात किया था। और उसके बाद कूले ने 3 नियम बताए थे, ये भी जान लिया। फिर रॉबर्ट बेस्टिक का नाम देख लिया आपने, मैं वह नहीं हूँ जो मैं नहीं सोचता, जो मैं नहीं सोच, मतलब मैं वो सोचता हूँ जो मैं सोचता हूँ, मैं वह नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ, ये था। फिर मिड का बारे में आपको ध्यान रखना होगा। तो मिड की अगर मैं बात करूँ तो मिड का नाम आता है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के बारे में। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसने आई और मी एंड सेल्फ के बारे में बात किया है। फिर नाटक की अवस्था के बारे में भी जिक्र किया था, और उसने भी कई 3 अवस्थाओं के बारे में बात किया था, नकल की बात भी किया था उसने, है ना। और उसके बाद खेल की अवस्था के बारे में भी बात किया था। अगर हम बात करते हैं सिगमंड फ्रायड के बारे में, तो उसने समाजीकरण के मनोविश्लेषक सिद्धांत दिया, तो साइको एनालिटिकल सिद्धांत, ये कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, सम्मिलित वाले में काफ़ी बार आप लोगों ने देखा है इसका, है ना। तो ये तो आपका सही हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। परंतु आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 तत्व बताए थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ईद, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बताया है इसने 3 तत्व के बारे में, ठीक है। आगे अगर हम बात करें सिगमंड फ्रायड की, तो 2 मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, 2 मूल प्रवृत्तियां हैं। और 2 मूल प्रवृत्तियों के बारे में जो जिक्र होता है, वो किताब का नाम है सिगमंड फ्रायड का बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी है इसके बारे में, है कि नहीं। और आगे बात करता हूँ तो इसने जो एक सिद्धांत इसका था एक मूल प्रवृत्ति थी इसकी एरोस, और एरोस को हम लोग बोलते हैं क्या, यौन सहज प्रवृत्ति, ठीक है। तो या ये आपका होगा, लेकिन इसमें स्वयं का नहीं आएगा,
इसमें जो है स्वयं का नहीं आएगा। वो प्रश्न था कि स्वयं किससे किससे संबंधित था, कौन कौन से विद्वान लोगों ने बात किया है, ये चीज़ें थी उस प्रश्न में 2019 वाले में। परंतु इसमें स्वयं अभी नहीं आया है, यौन सहज प्रवृत्ति में आएगा, इसी मूल प्रवृत्ति में, परंतु इसमें नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका जो मतलब होता है कि जीने का सुख और पुनरुत्थान से है। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे हम बात करते हैं, इसी में आपको बताऊं लिबिडो की बात आती है। ठीक है भाई, काम प्रवृत्ति की जो बात आती है, ये लिबिडो की सिगमंड फ्राइड की किस मूल प्रवृत्ति में आती है, इरोज में ही आता है। तो आप भी इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, एक है मृत सहज प्रवृत्ति, ये है मृत सहज प्रवृत्ति, है ना। तो यह एक प्रकार से थेनाटोस है। क्या है ये? एक प्रकार से थेनाटोस है ना। तो थेनाटोस तो आप जानते ही होंगे। थेनाटोस का मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर कि मनुष्य अपने आक्रामकता के कारण जब डेथ इंस्टिंक्ट की तरफ बढ़ता है, तो जैसे सहज प्रवृत्ति में आंतरिक रूप से विवश होकर वह परिणाम स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ से देखिए, स्वयं को नुकसान पहुंचाता है या आत्महत्या की बात करता है। तो यही प्रश्न था उसका सही जवाब, इसलिए आपका सिगमंड फ्राइड वाला वहाँ पर सही जवाब हो गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि थेनाटोस में स्वयं को नुकसान की बात कहा है, आत्महत्या की जो, अच्छा आत्महत्या का सिद्धांत की बात आएगी तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आत्महत्या का सिद्धांत जो है भाई सिगमंड फ्राइड ने दिया है, ये गलत हो जाएगा। कोई मुझे बताए जरा, आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया है? दुर्खिम ने दिया है। हाँ, आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया। तो ताकि, हाँ बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे, देखो अभी तक मैंने आप लोगों से 3 लोगों के बारे में बात कर लिया है, एक बंदा और नाम आता है, उसका है दुर्खिम का सिद्धांत में। तो ये इंपॉर्टेंट है सिद्धांत, यहाँ से आना तो तय है एक प्रश्न। ठीक है भाई, इसी 4 पॉइंट से ही, ठीक है भाई, हर हालत में आएगा, किसी भी कंडीशन से पूछेगा, लेकिन इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। और आगे हम बात करते हैं, तो दुर्खिम ने जो इनकी किताब थी, महोदय की किताब, इनका किताब था सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी करके। इस किताब का नाम याद रखना। इस किताब में इन्होंने अपनी किताबों में जो है सामाजिकरण के सिद्धांत पे इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से स्वयं का विकास के लिए सामाजिकरण पर चर्चा नहीं किया। तो इन्होंने एक बात देखा कि अच्छा, ऑप्शन में वहाँ पे दुर्खिम भी था, जब हम 2019 का क्वेश्चन पेपर हम लोग कर रहे थे तो दुर्खिम भी था, परंतु देखो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है स्वयं, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्वयं का सिद्धांत इसने दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वयं के विकास के लिए इसने सामाजिकरण पर चर्चा नहीं किया है। ये आपका सही जवाब है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऐसी बातें जो है फिलोसफी एंड जो है सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी की किताबों में इसके मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए दुर्खिम महोदय की कुछ और बातें इन्होंने कहा है। किस बात के बारे में? फिर इन्होंने कहा कि सामूहिक प्रतिनिधान के बारे में। तो ये एक तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, सामूहिक प्रतिनिधान। ये भी सम्मिलित वाले एक प्रश्न में मिला हुआ है, मैंने इसको देखा भी है और करवाया भी है आप लोगों से। तो सामाजिकरण के सिद्धांत का स्पष्ट करता है, ये सामाजिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिद्धांत में। तो दुर्खिम ने यहाँ पर सामूहिक प्रतिनिधान की बात किया है, ये बात आपका 110% सही हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब लोग। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर दुर्खिम के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक चीज़ तो आप ध्यान रखिएगा, इसके सिद्धांत में जो है समूहवाद की बात करता है। अब ये समूहवाद आप ध्यान रखिएगा, यहीं कहीं होगा, आई थिंक नहीं है शायद, लग रहा है, लेकिन लिख लीजिए। अच्छा यहाँ पे मिल गया, देखो नीचे मिला है, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुर्खिम ने अतिवादी विश्लेषण के कारण अपने विचार को समाजशास्त्रवाद या समूहवाद का कहा है। तो समूहवाद लिखता है, तो ये समाजशास्त्रवाद नहीं आता है, क्योंकि सोशल वर्क के आप पेपर देने जा रहे हैं ना, तो सोशल वर्क में आपको समूहवाद मिलेगा। ठीक है, समूहवाद मिलेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये दुर्खिम का ही है समूहवाद। तो ये कीवर्ड्स हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, रख सकते हैं ध्यान में अपने, है ना। सामाजिक नियंत्रण की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि सामाजिक नियंत्रण क्या चीज़ें हैं। तो नियंत्रण बेसिकली क्या होता है, अभी आप लोगों ने एक प्रश्न कर रहे थे यूजीसी का, तो उसमें आपको देख रहे थे कि पहले दान आ रहा था, फिर सामाजिक विकास आ रहा था, फिर उसके बाद सामाजिक परिवर्तन आ रहा था, फिर सामाजिक नियंत्रण आ रहा था। तो ये थोड़ी सी भूमिका वहाँ पर आती है, परंतु आप इसका ध्यान रखें कि ये किन चीज़ों पर यूज़ बेसिकली किया जाता है। तो ये जो सामाजिक नियंत्रण की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि समाज और अपने जो सदस्य होते हैं, समाज के जो भी समूह है, जो भी समुदाय है, उसको नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने मतलब उसके व्यवहारों को नियंत्रण करना। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामाजिक नियंत्रण वह गतिविधि है जिसके द्वारा एक समाज अपने सदस्यों और समूह, मतलब आप देखो चाहे समूह की बात हो या सदस्य की बात हो या ग्रुप वर्क की बात हो,
इनके व्यवहारों को क्या करेगा, एक प्रकार से नियमन करेगा। तो वही है, नियमन का मतलब एक प्रकार से नियंत्रण की प्रतिक्रिया की तरफ बढ़ रहा है, तो उसे हम कहते हैं सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण में एक नाम आता है, ये रोस का नाम आता है, रोस महोदय का। परंतु आप याद रखें ये कि आप यहाँ पे ये ना सोचें कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की मुर्रे जी रोस का नाम आ गया है, ठीक है भाई। ये रोस का जो नाम आता है, ये अमेरिकी समाजशास्त्र, इन्होंने बेसिकली सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा जो है सबसे पहले इन्हीं के द्वारा दी गई थी, इरोस के द्वारा। इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा। आगे हम बात करते हैं, लेकिन कभी कभी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ व्यक्ति के अनुचित और समाज के विरोधी तरीकों को अपनाते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं, समूह के स्तर में सामाजिक व्यवस्था को व्यक्तिगत स्तर पर जो है अनुरूपता को बनाए जाने के लिए, मतलब वही है, सारी चीज़ें जो है सामाजिक नियंत्रण की बात की जा रही है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाया जाए और व्यक्तिगत तरीके से जो है जो उनका स्तर है उसको अनुरूप मिलाया जाए, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ठीक है, उनके समस्यात्मक व्यवहार को समाप्त किया जाए। ये सारी क्रियाविधि जो हो रही है सामाजिक नियंत्रण में की जा रही है, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण में आप अगर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुरस्कार और दंड दोनों जो है समाहित होगा। अगर आप अच्छा बिहेवियर करेंगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, अगर समाज में आप असामाजिक व्यवहार करेंगे तो आपको दंडित भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है इन्वॉल्व होता है, कभी कभी पूछ लेता है सामाजिक नियंत्रण में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं, ये तो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर मिल गया वो नाम, ये देखिए मैं अभी आप लोगों से बता भी रहा था कि अमेरिकी समाजशास्त्र से एक इरोस करके नाम आता है, ई रोस, और इन महोदय ने 1901 में सोशल कंट्रोल नामक एक पुस्तक रचित किया था और सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा जो है इन्होंने व्यापक लेवल पर दी थी, ठीक है। तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, सामाजिक नियंत्रण में किसकी भूमिका आती है, रोस महोदय का नाम आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि मॉडल में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल में मुर्रे जी रोस का नाम आता है, वहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। आगबन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैं इंडिविजुअल आगबन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको पता होगा 1922 में एक सोशल चेंज करके पुस्तक थी सामाजिक परिवर्तन की, वो किताब इन्होंने ही दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आगबन और निमकॉफ दोनों मिलकर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था अ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी करके, और इसमें लिखा था कि उसमें कि वह प्रतिमान जिसमें समाज के द्वारा व्यवस्थाएं बनाए जाए और नियम को स्थापित किए जाएं और उसका उपयोग किया जाए सही तरीके से, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते थे, सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया बोल देते थे, ठीक है। तो समाज के द्वारा जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए, नियम को स्थापित करने के लिए जब हम उपयोग में लाते हैं ऐसी प्रतिक्रिया, तो वह कहलाती है सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। याद रखना, ये किताब है जो है आगबन और निमकॉफ की है, अ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी, याद रखिएगा। ये ऑप्शन में मिल सकता है जहाँ तक मुझे उम्मीद है, परंतु ये सही नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नाम इसका ऑप्शन मिलेगा क्योंकि ये सोशियोलॉजी से संबंधित है। अब आजकल के जो प्रश्न बनाते हैं वो सोशल वर्कर के ही, कोई अध्यापक होगा, टीचर होगा, वही बनाएगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो सोशल वर्क के कंटेंट जोड़ना चाहता है, ना कि अदर सब्जेक्टों से कंटेंट जो है जोड़ना चाहता है। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी नाम याद रखेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया के बारे में। तो सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया में देखिए एक नाम आ रहा है फीचर, फीचर इसलिए फीचर कहते हैं। अब ये देखिए क्या है फीचर, भाई कह रहा है कि सामाजिक नियंत्रण की शुरुआत जो है सामाजिकरण से होती है, जिसमें बच्चा व्यक्ति समाज के मूल्य और प्रतिमान सीखता है। बात तो मैंने शुरुआत में बता दिया भाई आप लोगों की, भाई है कि नहीं, कि सामाजिक व्यवस्था, रूल रेगुलेशन, कुछ मानदंड, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें सांस्कृतिक वगैरह सीख रहे थे वो सामाजिकरण के ही रूप में आ रहा था, है ना। तो ये एक प्रकार का सामाजिकरण की ही प्रक्रिया में आएगी, और यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसका शुरुआत जो है सामाजिकरण से हो रहा है, ठीक है। तो वही तो है आपका, ठीक है। तो ये है एक प्रकार से उसकी फीचर, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक शब्द और मिल रहा है, आपसे कह रहा है कि सामाजिक नियंत्रण को अगर हमें नियंत्रित करना होगा तो किन किन रूपों में करना होगा। तो इसके दो एलिमेंट है एक प्रकार से, है ना। एक है मूल्य और प्रतिमान को अंतरीकरण करना, ठीक है, एक आपका ये मिल जाएगा। दूसरा जो आपको मिल जाता है वो मिल जाता है अनुशक्तियों का प्रयोग मिल जाता है, ठीक है। तो दो मिल जाते हैं यहाँ पर, आप इसको दोनों को दोनों याद रखिएगा। तो पहले हम देख लेते हैं मूल्य के बारे में। तो ये इसका मतलब ये होता है कि समाजीकरण के दौरान समाज में स्वीकृत नियम आदर्श को जो सीखता है, सीखने के दौरान विरोधी मूल्यों को उपस्थित में भी सकारात्मक मूल्यों को क्या करता है, व्यक्ति जोड़ सकता है या जुड़े रहता है। तो वह एक प्रकार से यह आत्मनियंत्रण भी हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि मूल्य और प्रतिमानों का अंतरीकरण कर लिया है, ठीक है। ये आत्मनियंत्रण का मतलब अंतरीकरण कर लिया, ठीक है। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई समाज में स्त्रीकरण के जो नियम है, आदर्श को सीखता है, और सीखने के दौरान, उस दौरान अगर आप सीख रहे हो और उस दौरान विरोधी मूल्य उपस्थित हो जाते हैं, तो उसमें जब विरोधी मूल्य उपस्थित हो जाते हैं
तो उसमें सकारात्मक मूल्यों को व्यक्ति के जुड़े रहते हैं, कुछ सकारात्मक मूल्य भी होते हैं वो जुड़े रहते हैं। तो उस प्रतिक्रिया में जो वो जुड़े होने के नाते वो असामाजिक व्यवहार नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर उस व्यक्ति को हम लोग कहेंगे ये व्यक्ति आत्मनियंत्रण हो रहा है, आत्मनियंत्रित कर रहा है अपने आप को, अंतरीकरण कर रहा है ये अपने आप को। तो ये आपका हो जाएगा नियंत्रण करने की एक प्रकार से भाग हो जाता है, पार्ट हो जाता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। अच्छा देखो वही है, दोबारा शायद ये आ गई पीडीएफ। देखिए दूसरा है जो आपका अनुशक्तियों की बात करता हूँ इसका प्रयोग, तो आप इसे समझ सकते हैं। अनुशक्तियों का प्रयोग जो होता है दंड और पुरस्कार से होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। समाज में दंड भी है, पुरस्कार भी, अभी मैंने आपको बताया भी है। तो समाज की एकरूपता की व्यवस्था बनाए रखने के जो योगदान वाले पुरस्कार होंगे, तो वो तो जाहिर सी बात है उसको मोटिवेट करेंगे काम को लेकर आगे बढ़ाने के लिए। और अगर वहीं पर वो असामाजिक व्यवहार करेगा तो वो क्या किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यह अनुशक्तियों का प्रयोग कहा एक प्रकार से। ठीक है, अनुशक्तियों का प्रयोग, ठीक है, याद रखिएगा। सामाजिक नियंत्रण के कुछ महत्व हैं। जैसे हम बात करें सामाजिक संगठन को जो है अस्थायित्व बना रहता। अगर हम बात करें व्यक्ति और समूह का अनुशासित रहना, समूह में एकता बनी रखनी। देखो ये सामाजिक नियंत्रण है, इसकी इंपॉर्टेंस है ये। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं ना अस्तित्व को बना रहना, तो ये इसका महत्व इंपॉर्टेंस है। ये व्यक्ति और समूह को अनुशासित करता है, अनुशासन में रखता है, उसके अनुकूल काम करता है, तो ये भी आपका सामाजिक नियंत्रण हो जाएगा। समूह में एकता बनी रहती है, ये सामाजिक नियंत्रण हो जाएगा। एकता बनी रहती है तो ये भी एक प्रकार से नियंत्रण होना जो है एक प्रकार का इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, समाज के सदस्य के जो परस्पर सहयोग रहता है। प्रथाओं और परंपराओं की अगर बात करें तो सत्यता बनी रहती है। सत्यता का मतलब वही है ट्रूथ, सत्यता है ना। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ क्या भी, कंटिन्यूटी, ठीक है, वही है सत्यता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा एवं निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, ये भी सही है आपका। समूह में एक रूपता भी बनी रहती है। सामाजिक नियंत्रण सामाजिक परिवर्तन में सहायक भी होता है। छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि को रोकने के लिए दंड भी किया जाता है। ठीक है, सारे अधिनियम भी इसके प्रावधान के अंतर्गत ये भी आ जाता है। सामाजिक नियंत्रण भी, जैसे आप लोगों ने आज पढ़ा भी, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम भी पढ़ा 1956, वो भी इसी में इन्वॉल्व हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत। ठीक है, जो दंड वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार क्या हो जाएंगे, फीचर ने 3 टाइप बताए थे, एक सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण बताया था। ठीक है, तो अनुनय, विनय और सलाह और शिक्षा, पुरस्कार आदि जो है सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण के रूप में आ जाते हैं। जबकि आदेश, दंड, निंदा, जुर्माना, कारावास, मजाक उड़ाना आदि जो है सामाजिक नियंत्रण के नकारात्मक में आ जाएंगे। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि भाई सामाजिक नियंत्रण के जो पॉजिटिव पक्ष है वो कौन से और नेगेटिव पक्ष कौन से हैं, ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। तो नेगेटिव में याद रखना, दंड हो जाएगा, निंदा हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, कारावास हो जाएगा, मजाक उड़ाना हो जाएगा, आदेश देना होगा, ये सभी के सभी हो जाते हैं। दूसरा है आपका औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक और अनौपचारिक की बात कर लेते हैं। तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण लिखित होने के कारण निश्चित होता है और इसमें निश्चित नियम और कानून होते हैं जो राज्य और सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। पुलिस, जेल, न्यायालय आदि द्वारा औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण मान लिया जाता है। आगे अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो यहाँ पे दूसरी पॉइंट है आप लोगों के सामने अनौपचारिक। तो अनौपचारिक के अंतर्गत क्या बातें आ सकती है, जो यह अलिखित होगा, वगैरह जो लिखित है तो यह अलिखित होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें लागू करने का जो उत्तरदायित्व होता है समाज के सभी व्यक्तियों को होता है। और इसमें अनौपचारिकता में क्या आती है, सामाजिक नियंत्रण में प्रथा आ जाएगा, लोकाचार आ जाएगा, परंपरा आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा, जनमत आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, आदि जो चीज़ें होती है वो शामिल हो जाती हैं। और जो है आपका अनौपचारिक पे, औपचारिक में क्या शामिल होता था, पुलिस होता था, जेल होता था, न्यायालय होता था, ये सारी चीज़ें शामिल हो रही थी उसमें, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है आपका अलग, अनौपचारिकता में अलग हो जाएगा शामिल। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सामूहिक और संस्थागत सामाजिक नियंत्रण भी है। देखिए यहाँ पर सामूहिक जो सामाजिक नियंत्रण है वो बहुसंख्यक के विचार के रूप में आता है। तो इसमें स्पष्ट नियम का अभाव पाया जाता है, मतलब नियमों का स्पष्ट तरीके से क्या पाया जा रहा, अभाव पाया जा रहा। थोड़ा सा एक बार होल्ड रखिएगा। बताइए, आवाज़ क्लियर है मेरी? आवाज़ क्लियर है आप सभी का? सर आ रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ सामूहिक और संस्थागत सामाजिक नियंत्रण में, तो सामाजिक जो सामूहिक नियंत्रण है
वो बहुसंख्यक के विचार प्राथमिकता देती है उसमें, ठीक है, प्राथमिकता होती है बहुसंख्यक के विचार, मतलब कई लोग होते हैं क्योंकि समूह में है तो अब एक दो लोग तो है नहीं, कई लोग होंगे, उनकी विचारों को क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, इसीलिए इसे सामूहिक और संस्थागत सामाजिक नियंत्रण भी कहा जाता है। तो इसमें नियमों का तो अभाव पाया जाता है, जबकि संस्थागत नियंत्रण में व्यक्तियों की जगह नियम की प्रधानता होती है। संस्थागत में जो नियंत्रण की अगर मैं बात करूँ तो इसमें व्यक्तियों की जगह नियमों की प्रधानता होती है, परंतु बहुसंख्यक के विचारों में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो उसमें लोगों का प्राथमिकता होता है, ठीक है, उनके विचारों की प्राथमिकता दी जाती है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अच्छा सर, ये संस्थाएं हैं क्या अलग से कि यही बस? नहीं, संस्था क्या, संस्था क्या, नहीं समझा, संस्था में नहीं समझा। मतलब जैसे इसमें जो मान लीजिए पूछ दिए संस्थाएं वगैरह कौन कौन सी हैं? नहीं, पर्टिकुलर संस्था वगैरह नहीं पूछता है, पर्टिकुलर संस्था का नाम थोड़ी ना पूछेगा कि ये संस्था का नाम बताइए जिसमें सामूहिक और संस्थागत सामाजिक नियंत्रण का काम चल रहा है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पर कि सामाजिक नियंत्रण की क्रियाविधि में आपको सामूहिक तरीके से भी और सामाजिक संस्थागत तरीके से भी सामाजिक को नियंत्रण किया जा सकता है। जहाँ पर सामूहिक नियंत्रण की बात होती है तो उसमें व्यक्तियों का अर्थात बहुसंख्यक के रूप में उनके विचार जो होते हैं उनको प्राथमिकता हम लोग देते हैं। अगर वहीं हम संस्था की बात करें तो संस्था जब होती है तो संस्था में नियम होते हैं, तो नियम जो बनाएंगे, नियम के अकॉर्डिंग जो काम होगा उसको हम सामाजिक नियंत्रण करेंगे, ना कि किसी व्यक्ति के बारे में। तो पर्टिकुलर व्यक्ति की यहाँ पर नहीं प्राथमिकता दी जाती है, नियमों पर प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है, ये बात मैं कह रहा था। किसी संस्था वगैरह का नाम पर्टिकुलर नहीं आएगा, आप ऐसा ना सोचें कि किसी संस्था का नाम पूछे सामाजिक नियंत्रण किसने किया, ऐसा कुछ नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कार्ल मैनहाइम के बारे में, कार्ल मैनहाइम के बारे में, तो ये इनकी एक अपनी पुस्तक लिखा था इन्होंने इनकी जो पुस्तक थी माइंड एंड सोसाइटी करके, और इन्होंने दो प्रकार के सामाजिक नियंत्रण को बताया, एक था प्रत्यक्ष और एक था अप्रत्यक्ष। आप लोगों को पता होगा समाजकारी में इन्होंने एक बंदे कह रहे थे, उनका नाम बताना है आप लोगों को कि किसने कहा है प्रत्यक्ष तरीके से और अप्रत्यक्ष तरीके से समाजकारी की प्रक्रिया जो होती है की जाती है। बताइए किस विद्वान ने कहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से समाजकारी की? फ्लोरेंस होलिस, हाँ ठीक, सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर फ्लोरेंस होलिस का नाम, ठीक है भाई, क्लियर, तो याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखिए आपसे बात कर रहा है प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। पहले हम प्रत्यक्ष की बात कर लेते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है भाई, मैंने आप लोगों से कई बार बोला हूँ कि जैसे अभी आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अगर मैं आपका जो है कमेंट ना देखूं, कमेंट की आपसे रिप्लाई ना करूं, तो आप मुझसे अप्रत्यक्ष रूप से बात कर रहे हैं फिर तो, है ना। तो जो आप प्रत्यक्ष रूप से हैं, अगर इसमें देखो ये भी आता है फेस टू फेस, सामने भी अगर किसी के सामने जाके आप काम कर रहे हैं तो वो भी प्रत्यक्ष। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरीके से कि आप मेरे से बात कर रहे हैं तो वो आपका प्रत्यक्ष ही कहेगा, ठीक है। और इसमें फेस टू फेस होता है, माता पिता मित्र गुरुजन आदि जो होते हैं ये चीज़ें जो है शामिल होती हैं प्रत्यक्ष में। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जहाँ पर आपने क्या किया, आप हो नहीं परंतु उन चीज़ों पर कोई अलग चीज़, मतलब आपके हो सकते हैं विचार हो रहा होगा या तो आपका नियम होगा, ठीक है, तो वो वहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। तो एक प्रकार से वो अप्रत्यक्ष। जैसे प्राथमिक प्रणाली क्या है, वो प्रत्यक्ष है क्योंकि आप डायरेक्ट जाके देते हो, लेकिन जो द्वितीयक प्रणाली है जैसे सामाजिक क्रिया है, समाज कल्याण प्रशासन है, और आपका एक है सामाजिक शोध है, ये जो तीन हैं आपके द्वितीयक प्रणाली के अंतर्गत, ये आपके अप्रत्यक्ष कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इसमें क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट सेवार्थी से नहीं मिलते हैं, सेवार्थी के लिए आप क्या बनाते हैं, कल्याण कार्यक्रम योजनाएं बनाते हैं उसके लिए, है ना, तो इसलिए वो अप्रत्यक्ष हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे समझना है कि विभिन्न समूहों और संस्थाओं के द्वारा लागू किया जाने वाला जो नियंत्रण अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। जैसे राज्य ने दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में लाया गया था, दहेज लेने के लिए दोनों को नियंत्रण करने का स्थापित में, तो यह एक प्रकार का आपका क्या कहलाता है, राज्य ने दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में चलाया है। और ऐसा तो अप्रत्यक्ष है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो आज भी तो चल ही रहा होगा। पूर्णता तो ठीक, अभी पूर्णता तो ये सही नहीं है ना कि दहेज प्रथा समाप्त हो गई है, तो परंतु आप ऐसा ना सोचिए कि दहेज प्रथा अभी भी चल रहा कि ये प्रत्यक्ष का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं तो प्रत्यक्ष का पार्ट बनेगा, परंतु अगर इसको हटाना है तो ये अप्रत्यक्ष का पार्ट बनेगा, ठीक है, इनडायरेक्ट जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो ये चेतन है यहाँ पे नियंत्रण के लेकर रूप में, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को आ जाती है सामाजिक नियंत्रण में। अब एक नाम आप देख लीजिए, यहाँ पे नाम आ रहा है किम्बाल यंग का नाम। इसने दो प्रकार के नियंत्रण बताए, एक बताया था सकारात्मक होगा, एक था नकारात्मक। बहुत ही ईजी था और पूछा भी नहीं जाएगा इसका नाम, है ना, याद रखिएगा।
संगठित और असंगठित अश्वता के बारे में इन्होंने जो है गुरविच एवं मुर्रे ने बताया है 3 प्रकार के सामाजिक नियंत्रण में, एक संगठित, एक असंगठित, एक स्वता के बारे में। लैपियर का नाम आता है, 2 टाइप की बात किया है, तानाशाही, जनतांत्रिक, ठीक है। लैपियर का नाम याद रखिएगा, तानाशाही और जनतांत्रिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये कौन सी पॉइंट है भाई, अच्छा, हर्बर्ट स्पेंसर का द्विविकासीय सिद्धांत है ये, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर का, ठीक। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें हर्बर्ट स्पेंसर के द्विविकासीय सिद्धांत के बारे में, तो स्पेंसर महोदय ने डार्विन के विचारों के आधार पर ही, डार्विन के विचारों के आधार पर ही, एक मिनट कहाँ चला गया ये रहा, है ना, मिल गया। चलो, डार्विन के विचारों के आधार पर ही समाज के द्विविकासीय स्वरूप के दर्शाने का प्रयास किया और डार्विन के जो प्राकृतिक चयन थे उसके नियम जानवरों और पौधों के बारे में दिया था, उसे स्पेंसर ने जीव विज्ञान से हटकर मानवीय समाज पर लागू कर दिया। तो याद रखना एक बात ये भी आप लोगों ने कि भाई क्या बात किया स्पेंसर ने जीव वैज्ञानिक डार्विन के जो विचार थे, जो वैज्ञानिक थे, वो उनके विचारों को, वो जो विचार था उनका नियम जो था जानवरों और पौधों पर था, परंतु वहाँ से हटाकर अब स्पेंसर ने मानवीय समाज पर लगा दिया था। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। परंतु अगर हम बात करें तो इसने कहा कि परिवर्तन की जो दिशा होगी वो निम्न बिंदुओं से होगी। पहले तो ये होगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जिसको आप कहते हो सरल से जटिल की तरफ होगा। दूसरा होगा समरूपता और विषमता, यानी समरूपता से जो है विषम रूपता की तरफ, असंबद्धता, ठीक है, असंबद्धता से संबद्धता तक, और उसके बाद अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। तो ये कभी कभी प्रश्न में बन सकता है आप लोगों से कि भाई जो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं, इनका द्विविकासीय सिद्धांत में किस तरीके से भूमिका आई है, तो डार्विन के विचारों से आई है, और इन्होंने परिवर्तन के कौन कौन से बिंदु के बारे में बात किया, पॉइंट्स के बारे में बात किया, समाज में जो हो रहे परिवर्तन के नियमों को व्यक्त करता है, वो है ये 4 बातें। यह आपको ध्यान रखना होगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो इसके डीप में मैं आपको चाहो तो बता भी सकता हूँ, परंतु आप लोग इसे ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु इसकी हेडिंग वगैरह ध्यान रखा करें, बस पॉइंट वगैरह, ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए वो चीज़ें क्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखो, एक आप लोग ध्यान रखना, मॉर्गन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। मॉर्गन का है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, किसका है, मॉर्गन का है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो मॉर्गन ने अपनी पुस्तक लिखी थी, एक जो है इसकी पुस्तक का नाम है एंशिएंट सोसाइटी, ठीक है। एंशिएंट सोसाइटी का मतलब होता है एक प्रकार से प्राचीन, ठीक है, प्राचीन सोसाइटी के बारे में या प्राचीन समाज के बारे में इसकी एक किताब है। तो सामाजिक परिवर्तन में आधार और सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किया है। तो संस्कृति और सभ्यता में होने वाला जो परिवर्तन है वो सामाजिक परिवर्तन। तो संस्कृति और सभ्यता याद रखिए, बाकी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मॉर्गन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी है, और ये इसका नाम भी आया हुआ है ऑप्शन क्वेश्चन में, अच्छा ये प्रश्न भी इसी से आया है, ठीक है। और उस जगह पे जो प्रश्न था वो संस्कृति और सभ्यता से ही था, प्रश्न संस्कृति और सभ्यता से ही प्रश्न था, और वो जवाब आपका सही हो गया था वहाँ पर, ठीक है। तो ये से आप ध्यान रखिएगा, मॉर्गन का नाम यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। वेबलेन का एक सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, ये भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है वेबलेन ने, इसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन का जो प्रौद्योगिक दशा है वो प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी मानता है। कहता है कि जो भी सामाजिक परिवर्तन है वो प्रौद्योगिकी दशाओं पे प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी मानता है, और इसके अनुसार प्रौद्योगिकी को समाज की संस्कृति को निर्धारित करती है। तो जो प्रौद्योगिकी है वो समाज की संस्कृति निर्धारित करती है। ये कोटेशन वेबलेन का है, किसका है, वेबलेन का। तो वेबलेन कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन 2 वर्गों में जो है 2 वर्गों के बीच विद्यमान है, एक संघर्ष पर निर्भर करता है, ठीक है। 2 वर्गों के बीच में क्या होता है वो विद्यमान है, तो संघर्ष पर निर्भर करता है। ये बात आप याद रख सकते हैं वेबलेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यह है उसका सिद्धांत। आगे हम बात करते हैं सेरोकिन का। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, ऑप्शन में तो कई बार इसका नाम आता है, मॉर्गन का नाम, और इसका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबलेन का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मॉर्गन का और सेरोकिन का नाम इंपॉर्टेंट है। सेरोकिन की जो पुस्तक थी उसका नाम था, देखिए वही पोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सोशल एंड कल्चर जो है कल्चर डायनेमिक्स, ठीक है। तो ध्यान रखना डायनेमिक, अभी मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। बीजी खेर का भी नाम याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट वो भी है। और अगर आपको बताओ गत्यात्मक क्रियाविधि है तो वो भी आपको याद रखना है कि जो सामाजिकरण की विशेषता की बात करता है तो वो डायनेमिक क्रियाविधि के रूप में बात भी करता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि सोशल एंड कल्चर डायनेमिक के बारे में, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये किताब किसका है, तो ये किताब है सेरोकिन का नाम है,
ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसमें कहा कि जो सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक गतिशीलता है उसके सिद्धांत के, मतलब गतिशीलता की बात। अच्छा, गतिशीलता का मतलब ये होता है गत्यात्मक, है ना, यही बात होती है, बात वही है, सिमिलर है। अगर हम बात करें इसके अनुसार तो संस्कृति एक सामूहिक मनोवृत्ति है जो पूरे समाज में व्याप्त है। जब संस्कृति और सामूहिक मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन दिखाई देने लग जाता है। ये बात होता है आपका सेरोकिन के अकॉर्डिंग। एक और है, लास्ट है, और ये आप ध्यान रख लीजिए इसके बारे में भी। क्या नाम है इसका? हाँ, स्पेंगर और टॉयनबी। टॉयनबी हॉल नहीं है यहाँ पर, आप लोग टॉयनबी हॉल का नाम नहीं सोचेंगे, आप लोग स्पेंगलर और टॉयनबी का नाम देखेंगे। देखो सामाजिक परिवर्तन में इसने क्या बोला है। तो इन महोदय की अगर मैं बात करूँ तो आप ध्यान रखना, सामाजिक परिवर्तन की जो इनकी किताब थी, दी डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ये आप ध्यान रखिएगा, दी डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट इनकी किताब का नाम है। और इसमें जो है द्विविकासीय सिद्धांत, जो द्विविकासीय सिद्धांत था स्पेंसर का, जिन्होंने डार्विन का जो जीव विज्ञान पर लिया था, जिन्होंने पौधे और जानवर पर किया था, और उसने फिर समाज पे करना, मानवीय समाज पे करना शुरू कर दिया स्पेंसर ने, उसके इसने आलोचना कर दी। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा, इसकी उसने आलोचना कर दी थी। ठीक, आगे हम बात कर लेते हैं। एक और है भाई आगमन के बारे में, आपको पता है सोशल चेंज के बारे में आता ही है, इसका नाम ये, इसने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया है। आगमन ने किसका सिद्धांत दे दिया है? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका देखो किताब का नाम भी आ गया, सोशल चेंज उसकी किताब है, 1922, याद रखिएगा आप लोग, 1922 है ना। और इसमें सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इसने दो भागों में विभाजित किया है। एक का नाम रखा भौतिक संस्कृति, या दूसरे का नाम रखा अभौतिक संस्कृति। बस आप यही याद रखिए, एक सोशल चेंज नाम याद रखिए, और एक आपको याद रखना है कि संस्कृति का विलंबना। ठीक है, कल्चर लैग, आपको ये मिलेगा ऑप्शन में, कल्चर लैग आ सकता है, ऐसे लिखा, आपको कल्चर लिख देगा या सांस्कृतिक लिख देगा, और उसके बाद लिख देगा हिंदी में ऐसे लैग। ठीक है, ये लिख देगा, तो आप तुरंत मार देना किसका नाम, आगबर्ण का नाम लगा देना। ठीक है, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। और एक नाम और देख लीजिए, यहाँ पर जो है विल्फ्रेडो पैरेटो का नाम आता है। विल्फ्रेडो पैरेटो का जो नाम आता है, इसकी अगर किताब की बात करूँ तो माइंड एंड सोसाइटी की किताब है इसकी, सामाजिक परिवर्तन में इसने सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसके परिभ्रमण के लेकर इसने जो सिद्धांत दिया है, तो उसमें बात किया है आर्थिक को लेकर और राजनीतिक को लेकर, धार्मिक के क्षेत्रों में होने वाले जो परिवर्तन उसके बारे में बात किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट था, है ना। ठीक है भाई, इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, बताइए जरा एक बार। तो इस तरीके से जो पैरेटो का जो अभिजनों का परिभ्रमण है, अभिजनों का जो परिभ्रमण है, ये सिद्धांत किसने दिया है? विल्फ्रेडो पैरेटो ने दिया है। माइंड एंड सोसाइटी करके किताब है उसकी, उसी किताब में लिखा है, और इसने आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्रों में होने वाला जो परिवर्तन था उसके बारे में जिक्र किया है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए देखते भी कितना है यार। ठीक है, चलिए, अच्छा ये समाप्त हो गया है आप लोगों का। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अब। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग रेस्ट कर लीजिए, है ना। सुनिए, प्रकारवाद के बारे में आप लोगों से यूनिट नंबर अगर आप सेकंड देखेंगे तो उसमें प्रकारवाद के उपागम के बारे में मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर प्रकारवाद में थोड़ी सी चीज़ें कि प्रकारात्मक शब्द किसने दिया, लेकिन प्रकारात्मक शब्द के साथ अगर मनोविज्ञान जुड़ा रहेगा तो फिर आपका सेंस अलग हो जाएगा, क्योंकि मानव व्यवहार के बारे में यूनिट नंबर सेकंड में तो ऑलरेडी दिया ही है, तो इसलिए हो सकता है आप लोगों से पूछ ले कि भाई क्या है प्रकारात्मक मनोविज्ञान। तो ध्यान रखना आप लोग कि इसकी संरचना, देखो अब ध्यान समझिएगा, इसकी उत्पत्ति जो हुई एक प्रकार से संरचनावाद के वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक उपागम के विरोध में हुआ था। और नाम याद रखना, अगर आपको मनोविज्ञान साथ में लिखा रहेगा तो विलियम जेम्स का नाम याद रखना आप सभी लोग। व्यवहारवाद की बात करता है तो भी विलियम जेम्स का नाम आ जाता है, लेकिन व्यवहार के जो पिता कहलाते हैं वो जेबी वर्सन कहलाते हैं, ये भी याद रखना है आप लोगों को। तो प्रकारवाद का जो स्थापना अमेरिका का एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय है उसमें की गई थी। ठीक है, याद रखिए, विलियम जेम्स का नाम याद रखिए यहाँ पर बस, और प्लस में आप अमेरिका का हार्वर्ड विश्वविद्यालय का नाम याद रखिए। ठीक है, इतनी बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और संरचना जो आप लोग देखते होंगे एग्ज़ाम में भी कई बार मिल जाता है आप लोगों से भाई कि इसका वो करिए, सम्मिलित करिए, मैच करिए। तो संरचनात्मक प्रकारवाद के बारे में अगर कभी पूछा जाए तो आप किसका नाम लगाएंगे? टी पार्सन्स का नाम लगाएंगे? सर हाँ हेलो, हाँ बोलो। सर ये विलियम जेम्स की जो बात आपने की है, ये विलियम जेम्स प्रकारात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत है या प्रकार्यात्मक के? प्रकारात्मक मनोविज्ञान भाई, प्रकारात्मक थोड़ी ना है, प्रकारात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं, है ना। ठीक है, प्रकारवाद के बारे में अगर कोई पर्टिकुलर अगर बात करता है तो वो दुर्खिम बात करता है, पर्टिकुलर।
ठीक है, प्रकारवाद के बारे में बात करता है, दुर्खिम बात करता है। आगे देखिए, अभी आपको आएगा, टेंशन ना लो, अभी आएगा सब कुछ। तो संरचना प्रकारवाद के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो यह केवल प्रकारवाद, देखो यहाँ पे संरचना जोड़ दिया है, तो आप जब भी कभी स्ट्रक्चरल पूछ ले या फंक्शनलिज्म पूछ ले तो आप तुरंत आंख बंद करके किसका नाम लगाएंगे, टी पार्सन्स का नाम लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो विचारक के नाम ध्यान से देखिएगा, दो विचारक का नाम आता है तो महत्वपूर्ण माना जाता है, एक दुर्खिम का भी नाम माना जाता है। तो अगर टॉलकाट पार्सन्स नहीं है तो दुर्खिम को लगाइए, और अगर दुर्खिम नहीं है तो फिर टॉलकाट को लगाइए, परंतु अगर दोनों मिल जाए तो फिर किसको दोगे। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये आपको चाहे इग्नू की बुक लेकर पढ़ो, अच्छा मैं बताऊं, मैं कई बार बोलता हूं कि इग्नू की बुक पढ़ने के लिए, लेकिन अगर एक बुक अगर आप इग्नू के लेंगे तो उसमें कम से कम 4 ब्लॉक होते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। तो आप उसकी आप पढ़ेंगे कैसे फिर, सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, इग्नू की अगर बुक लेंगे भी तो 4 ब्लॉक जो ले रहे हैं आप लोग पढ़ेंगे कैसे फिर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, उसमें वही चीज़ें पढ़नी होगी जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा थोड़ी ना कि सारा सब इग्नू की सारी कंटेंट पढ़ डालो, समझ में ही नहीं आएगा फिर तो पढ़ना क्या है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो संरचनात्मक प्रकारवाद है, ठीक है, ये आपको इग्नू की भी बुक में मिलेगी, और ये आपको मिलेगी सीरीज वाली में नहीं मिलेगी। जैसे एक नीरज की सीरीज होती है, गुल्ली बाबा का सीरीज होती है, उसमें नहीं नाम मिलेगा आपको, ठीक है। दुर्खिम और टॉलकाट पार्सन्स की जो बुक मिलेगी आपको इग्नू वाली की जो 4 ब्लॉक होती है उस वाली किताब में समाज कार्य में मिलेगी आपको, समाजशास्त्र की, जहाँ पे अवधारणा के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों का नाम, अब दोनों एक साथ नहीं आएंगे, अगर बाई दबे आ जाते हैं तो दुर्खिम, देखो संरचना लगाया है तो टॉलकाट पार्सन को ही लगाना फिर, ठीक है, और संरचना नहीं होगा तो फिर तो दुर्खिम को लगाना, प्राथमिकता टॉलकाट पार्सन को देना, ठीक है। और ऐसा होगा नहीं, और होगा तो कॉमन नंबर मिलेगा आप सभी को, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अमेरिकी समाजशास्त्र में प्रकारवादी सिद्धांत का खास स्थान रहा है, और समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद के साथ ही प्रकारवादी सोच भी धीरे धीरे विकसित हुई है, ठीक है। तो इसके ये प्रकार से ये दर्शन वगैरह के अंतर्गत बहुत चर्चे करते हैं ये लोग, ठीक है। तो उस पर हम जाएंगे नहीं ज़्यादा डीप में, ठीक है, सिर्फ आपको समझाते चल रहे हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस्माइल दुर्खिम का नाम, देखो मैंने अभी आप लोगों से बोला भी है, देखो दुर्खिम ने प्रकारवाद के जो सामाजिक तत्व थे, जो सांस्कृतिक तत्व थे, ये एक प्रकार से एलिमेंट थे उस प्रकार का, और उन एलिमेंटों के बारे में जो प्रकारवाद के सामाजिक, प्रकारवाद में किसका, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के बारे में, तो सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के बारे में टॉलकाट पार्सन थोड़ी ना बताया था, वो इस्माइल दुर्खिम बताया था। तो ये आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा, इस्माइल दुर्खिम के बारे में। तो नोट भी कर लिया करो कॉपी पेपर में, ठीक है। और ये फ्रांस के रहने वाले हैं, महान विद्वान, ये सब नहीं आने वाला है एग्जाम में आप लोगों से। कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के साथ भी ये आधुनिक समाज विज्ञान में एक मुख्य शिल्पीय समाजशास्त्र के जनक भी कहे गए। तो समाजशास्त्र के जनक के रूप में अगर आप जान सकते हैं तो आप इनको भी रख सकते हैं अपने दिमाग में कि भाई प्रकारवाद के साथ साथ ये भी थोड़ा से फेमस रहे हैं, ठीक है, समाजशास्त्र में, ठीक है। जनक वगैरह भी नहीं पूछेगा कि भाई जनक कौन है, ये अब इतना सरल प्रश्न नहीं आने वाला है आप लोगों से। दुर्खिम का मैंने आप लोगों से 2-3 बात की थी एक बार कि भाई धर्म, अपराध और श्रम विभाजन के कितनी बातें की थी, धर्म, अपराध और श्रम विभाजन के बारे में, ठीक है। तो आप 2-3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मैंने दुर्खिम में एक बात बताया था आप लोगों से, एक अरुणता जनजाति थी, आप लोग जानते भी होंगे। दुर्खिम ने जब धर्म के प्रकारों के बारे में उल्लेख करने की बात कर रहा था तो दुर्खिम चला गया ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ एक जनजाति मिली, जो है वो जनजाति थी अरुणता जनजाति। कौन सी अब एक ऑप्शन में आपको मिलेगा इस तरीके से कि भाई ऑस्ट्रेलिया में अरुणता जनजाति का अध्ययन किस विद्वान ने किया, क्या दुर्खिम ने किया है, या तो ऐसे मिल सकता है पॉइंट वाइज लिखा हुआ एक लाइन में, और अगर अरुणता जनजाति फैक्ट के रूप में आएगा तो आप सीधा लगा देना कि ऑस्ट्रेलिया में गया था, अरुणता जनजाति पर ये अध्ययन किया। तो सामाजिक व्यवस्था की इसने मांग बताई वहाँ पे कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, कि ये चीज़ें नीड है, उसकी मांग है। अब ऐसा मत सोचना कि नैतिक मांग के बारे में ये इसने बोला, नैतिक मांग के बारे में कोरमका ने बोला है, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के विकास के सिद्धांत के बारे में बात किया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि नैतिक मांगों के बारे में इसने नैतिक मांग नहीं, ये कुछ मांग थी, उसके मांगों के बारे में इसने बात किया था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो धर्म और अपराध और श्रम विभाजन, ठीक है, ये 3 चीज़ों के बारे में दुर्खिम ने बोला है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सामाजिक परिवर्तन का मूल्यांकन के बारे में देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आ जाती है। जैसे देखिए फ्रांसिस इस्माइल दुर्खिम की जो पुस्तक थी, पुस्तक तो भाई इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किताब में जो है नाम क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इस्माइल दुर्खिम की जो किताब थी, उस किताब का नाम था द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी करके, ठीक है। ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गया इतनी बातें तो आप लोगों को बताइए जरा एक बार।
क्लियर हो गया? चलो जी सर। तो हाँ ये आपको ध्यान रखना है 1893 में ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसमें इन्होंने इनोमी और सामाजिक प्रभाव को टूटने की अवधारणा को भी पेश किया था, ठीक है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, अगर ऑप्शन में मिले कि इनोमी और सामाजिक प्रभाव को टूटने का जो बात किया है इन कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये दुर्खिम की जो सिद्धांत था प्रकारवाद में, उसी में इसके बारे में चर्चा किया था। और ये द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी वाली जो किताब थी उसी में की गई है, ठीक है। श्रम तो विभाजन, ये एनोमी क्या है? एनोमी एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं दुष्प्रभाव समाज पर, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर श्रम विभाजन सोसाइटी के बारे में, देखो श्रम विभाजन सोसाइटी के बारे में बात किया तो ये सिंपल सी बात है, दुर्खिम का नाम सोच लेना है, बस आपको कुछ सोचना ही नहीं भाई, श्रम विभाजन दुर्खिम, ठीक है। तो उन लोगों के बीच में एकजुटता की भावना पैदा करना, ठीक है भाई, और उन नौकरियों को साझा करना। लेकिन दुर्खिम कहते हैं कि श्रम विभाजन आर्थिक हितों से परे है, और इसका मतलब ये हुआ कि एक समाज के भीतर सामाजिक और नैतिक व्यवस्था की स्थापित करना चाहिए। तो उनका कहना था कि श्रम विभाजन से पहले से ही गठित समाज के सदस्यों के बीच में प्रभावित किया जा सकता है। तो ये कोटेशंस मिल जाता है हमें श्रम विभाजन में, किसका? दुर्खिम का, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो एक नाम आता है दुर्खिम के ही अंतर्गत धर्म के बारे में, ठीक है। धर्म की स्थापना किसने की है? बताइए। अरे नहीं, कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण। दुर्खिम नाम नहीं आएगा, ये ऐसे ही पूछ लेता हूँ कभी कभी, जब कुछ चीज़ें मुझे याद आना शुरू हो जाती है ना, तो जहाँ पर जैसे याद आती है वैसे ही पूछ लेता हूँ। महाभारत में धर्म की स्थापना हुई है ना, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। चलो, तो दुर्खिम की जो किताब थी, एक देखो धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप में इन्होंने धर्म की जो है प्रकारवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है भाई। तो धर्म का प्रकारवादी का सिद्धांत किसने दिया? फिर दुर्खिम का नाम लगा देना आप लोग भाई। दुर्खिम अपना सिद्धांत देने से पहले पूर्ववर्ती धर्म संबंधी विचारों का खंडन करते हैं। तो यानी जब अपना धर्म का जो सिद्धांत दिया था, उससे पहले जितने विचारधारा थे उनका क्या क्या खंडन किया है। हालांकि इतना डीप में मत जाओ, बशर्ते धर्म का प्रकारवादी का सिद्धांत दुर्खिम का हो जाएगा। धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप किसका है? दुर्खिम का, इस्माइल दुर्खिम का। टाइलर का नाम देख रहे हैं आप लोग, टाइलर महोदय का आत्मवादी सिद्धांत, ठीक है भाई, आत्मवादी। यह जो सिद्धांत दिया गया है टाइलर का, इसका खंडन करते हुए दुर्खिम कहते हैं कि इस सिद्धांत का आदिम मानव की आवश्यकता अधिक बुद्धिमान मान लिया गया है। अतः यह बताया गया है कि धर्म का बहुत सरल तरीके से परिभाषित, जबकि धर्म एक जटिल संस्था है। और ये बात दुर्खिम कहते हैं। क्यों दुर्खिम कहते हैं भाई? धर्म के बारे में क्यों इतना इसका आलोचना कर दिया टाइलर का? क्योंकि भाई ये अरुंटा जनजाति की जो है अध्ययन किया है, डीप में जाकर थोड़ा सा बारे में उसकी चर्चा की है, तो इसलिए इसका ही नहीं स्पेंसर का भी प्रभाव पड़ा है उसमें। स्पेंसर ने भी अपना, बहुत लोग विद्वान हैं, सबके प्रकारवादी के जितने भी धर्म के बारे में बात किया था उनका खंडन किया है इसने। खंडन करने का मतलब एक प्रकार से आलोचना भी की है, मतलब उसके बारे में जाना है, समझा है, तब जाके इसने धर्म के बताया है, धर्म की किताब लिखा है इसने, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैक्स मुलर का प्रकार जो है प्रकृतिवादी का सिद्धांत का भी खंडन करते हुए कहा, धर्म एक सामाजिक तथ्य है और इसका सिद्धांत समाज के कोई वर्णन नहीं करता है। तो ये मैकुलर का प्रकारवादी का सिद्धांत है, ठीक है। मानववाद का खंडन किया, ये सारा छोड़िए आप, ये सब के सब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाएगा कि धर्म का निर्माण के समाज में, इसलिए समाज धर्म है, समाज ही ईश्वर है, समाज ही स्वर्ग का एक प्रकार से साम्राज्य। पवित्र और अपवित्र की अवधारणा समाज के सापेक्ष होती है। अच्छा, यही बात आपको मैं बताना चाह रहा था कि पवित्र और अपवित्र के बारे में अगर कभी जिक्र किया जाए तो आप तुरंत कर देना कि भाई ये धर्म में किसने बात किया है? दुर्खिम ने बात किया, ठीक है, पवित्र और अपवित्र के बारे में भी, ठीक है, याद रखना। इसकी एक किताब थी द रूल्स करके, याद है आप लोग? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड, इसी की किताब है, दुर्खिम की, ठीक है, दुर्खिम की किताब है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इसे भी, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, और कौन सा पॉइंट था इसमें? टोटम सिद्धांत। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अरुंटा जनजाति का, अच्छा यहाँ पे देखो, प्राचीन जनजाति अरुंटा का अध्ययन करने के ऑस्ट्रेलिया गए और यहाँ पर इन्होंने धर्म का एक रूप था टोटमवाद मिला। तो अच्छा, ये नाम भी टोटमवाद वहीं से आया है, अरुंटा जनजाति से ही है। टोटम प्रकृति की सजीव और निर्जीव वस्तु की, जिसे टोटम प्रकृति जो होगी सजीव और निर्जीव वस्तु होगी। दुर्खिम का मानना है कि टोटम दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है और इसके द्वारा दुनिया के सभी धर्मों का उत्पत्ति हुई है टोटम से, ठीक है। जहाँ पे सजीव निर्जीव है उसका उत्पत्ति हुई है धर्मों का, और समाज ही धर्म का निर्माण करता है। टोटम का सिद्धांत पुष्टि कर देता है और यह हो जाता है टोटमवाद।
और टोटमवाद किसने दिया? दुर्खिम ने दिया है। और कहाँ से लिया ये? अरुंटा की जनजाति से। अरुंटा कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, किसने किया है? दुर्खिम ने किया है। बस सिंपल सी बात है। म्यूट हो जाइए। ठीक, इतनी बात तो क्लियर हो गया। 2 प्रकारवादी सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बस दुर्खिम में कुछ है ही नहीं। दुर्खिम के इच्छा कुछ किताब का नाम देख लीजिए, इन महोदय का बुक का नाम है, और इनका सिर्फ मैं 2 ही किताब का नाम बताऊंगा, आप लोग उसे याद रखिएगा। एक किताब का नाम आपको पता होना चाहिए, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, और एक किताब का नाम पता होना चाहिए द डिवीज़न ऑफ लेबर सोसाइटी करके। ठीक है, उसी का आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी कुल टोटल 10 किताबें हैं, 10-11 किताबें। देखो यहाँ पे 10-11 किताबें आप लोगों के सामने हैं, तो ये किताबें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पर, है ना। आत्महत्या करके भी एक किताब है, आप लोगों को पता होना चाहिए, द सोसाइटी करके, है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। 3 किताब याद रखिए, बस अब 3 ही रखिए याद। ठीक है, सारी किताब का नाम मिल जाएगा। चलिए यहाँ से अगर हम आगे बात करते हैं अब, है ना। ये आत्महत्या का सिद्धांत आ गया, वही है, उसी का है, देख लेना आप लोग। ऐसे वो ज़्यादा टफ नहीं है, ये सब इजी है, ये सारे के सारे, है कि नहीं। चलो ये थोड़ा सा रिटन वर्क है ना, थोड़ा सा लिखा हुआ है। यूनिट 2 का ही है, मेलिनोवस्की का प्रकारवाद है। तो मेलिनोवस्की में आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि एक तो संस्कृति की अवधारणा दिया है, दूसरा मेलिनोवस्की की प्रकार जो है, मेलिनोवस्की ने प्रकारवाद के बारे में बात भी किया है। अच्छा, तीसरी अगर मैं बात करूँ, जादू और जो है धर्म के बारे में बात किया है। देखो अब यहाँ पर मैंने मेलिनोवस्की लिखा है, और मेलिनोवस्की के अंतर्गत देखो मैंने यहाँ पर बना दिया है, इसका जो जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1884 में, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। और 16 मई 1942 मृत्यु हो गई, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मेलिनोवस्की का ये आपको याद करने की ज़रूरत है, सामाजिक मानवीय का पिता कहा जाता है। तो सामाजिक मानविकी का पिता किसे कहा जाता है? 1 मिनट थोड़ा सा रुकना, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये याद रखना, मानवीय जो है सामाजिक मानविकी के पिता कहे जाते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसके बारे में, ये प्रभावित किससे हुए पता है आप लोगों को? एक नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, एक किताब थी, उस किताब का नाम, अच्छा, जेम्स फ्रेजर की किताब थी, और जेम्स फ्रेजर की जो किताब थी द गोल्डन बर्ग करके थी। इस किताब से बड़े फेमस, मतलब इनको बड़ा प्रभावित कर दिया इसने, और इस किताब से मेलिनोवस्की ने प्रभावित हुए, और इसी में इन्होंने जो है मानविकी के बारे में बताया, मतलब सामाजिक मानविकी के बारे में, समाज के मानव के बारे में बताया, सामाजिक जो है समाज के मानवता के बारे में चर्चा किया इसने। तो सामाजिक मानविकी का जो पिता कहे जाते हैं मेलिनोवस्की को ही कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे अरुंटा जनजाति के बारे में ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो ये भी कहीं गए थे, तो याद रखिए ये भी ऑस्ट्रेलिया चले गए, और ऑस्ट्रेलिया गए 1914 में, ये पपुआ न्यूगिनी में गए थे। पपुआ न्यूगिनी के अध्ययन करने में वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया गए, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उनके कारण उन्हें जो है ट्यूबियार्ड द्वीप पर भेज दिया गया। ठीक है, ट्यूबियार्ड द्वीप पर, ये आप ध्यान रखिएगा। और सहभागी अवलोकन विधि का जो है अध्ययन क्रिया किया, और फिर इन्होंने कुछ सिद्धांत निकाले। तो अब इन्होंने जो अध्ययन किया था, तो याद रखिएगा सहभागी अवलोकन विधि के रूप में किया, किस पे? जनजातियों पर अध्ययन किया था। अब वहाँ पर तो मैंने बता दिया कि अरुंडा जनजाति थी, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जनजाति नहीं है, बस याद रखिए जनजातियों पर किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो मानव का अध्ययन का केंद्र बिंदु रहा है, ठीक है, मेलिनोवस्की का। आगे बात करें तो संस्कृति की अवधारणा है, मेलिनोवस्की की प्रकारवाद है, जादू और धर्म है। ठीक है, संस्कृति की अवधारणा के बारे में बात करें तो ध्यान रखना, संस्कृति की अवधारणा के बारे में बात करते हैं ये। ठीक है, तो सांस्कृतिक अवधारणा मेलिनोवस्की ने पहले जो है अन्य विषयों पर विचार डाला था। ठीक है, साहित्यकार, इतिहास और इन सारे सब्जेक्टों पर डाला था विचार अपना। ठीक है, साहित्यकार में संस्कृति जीवन का प्रकाश एवं कोमलता है। इतिहासकार की बात किया कि एक देश के कलात्मक अथवा बौद्धिक विकास की संस्कृति है, इसके बारे में बात किया। फिर मेलिनोवस्की ने संस्कृति में जब मानवीय आवश्यकताओं के बारे में बात किया, मेलिनोवस्की जो है उनकी आवश्यकताओं, मतलब आप ध्यान रखिएगा, आवश्यकताओं का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? अब्राहम फ्लेक्सनर ने दिया है, अब्राहम फ्लेक्सनर ने दिया है, सॉरी यार, अब्राहम मैस्लो ने दिया है, फ्लेक्सनर नहीं। किसने दिया है बताओ? हो कि चले गए हो तुम लोग? हाँ मैस्लो, हाँ अब्राहम मैस्लो। एक्चुअली मेरा दिमाग यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मैं कहीं और में चल रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, आगे जो है मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगा और समाप्त कर दूंगा। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी ऐसे बताता चलूँगा, आप लोग उसे नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा, यहीं से सारे प्रश्न जो है बनते जाएंगे, आप लोगों का होता भी जाएगा कंप्लीट क्लियर। तो 1-2 दिन में इसे भी क्लियर कर दूंगा। बस यही थोड़ा सा आप लोग को वीक पॉइंट भी है, इसमें थोड़ा सा कम समझे हैं आप लोग, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ जाएंगे इसमें फिर उसके बाद मैं ना आपको खींच दूंगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रखिए। ठीक है, ओके सर, चलिए, जी सर। ओके।